আপনারা দেখছেন নিউজ কলকাতা জনকণ্ঠ, গ্রাম ও শহরের মেলবন্ধন। सरकार ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को, इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर रही है, तो लोकतंत्र के जो हमारे सब्सिडियरी इदारे हैं, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे हमारा यूजीसी हो, ये सब इदारों की जो इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस पोजीशन थी वो सब खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जुडिशरी में अब हम सत्ता से अगर कोई बात शिकायत है, हमको किसी इंस्टीट्यूशन शिकायत है, हम जुडिशरी में जाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, कोई भेदभाव हुआ हो, जुडिशरी हमको इंसाफ दिलाएगी, जस्टिस मिलेगा वहां से। लेकिन आज जुडिशरी का जो हाल है वो हमारे सामने 3 ऐसे सवाल थे जिसके खिलाफ पब्लिक जुडिशरी में गई थी। एक 370 का जो एब्रोगेशन किया था सरकार ने आज से 1 साल पहले, उसके खिलाफ आप जुडिशरी में गए चैलेंज, वो आज तक वो फाइल खुली है, जुडिशरी ने इस पर बहस ही नहीं। उसके बाद सीए एनआरसी के ऊपर में जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ इन्होंने पास किया पार्लियामेंट से, उसको लोगों ने चैलेंज किया जुडिशरी में, उस पर भी जुडिशरी ने आज तक कोई फैसला नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे इशू, तो ये चारों जो जुडिशरी के, और फिर जो मीडिया जो कुछ कर रहा है, गोदी मीडिया हमारा, वो आपके सामने, वो ऐसा लगता है कि सरकार का स्पोक्समैन बन गया। तो ये तो हो गया लोकतंत्र का इशू। दूसरा बड़ा इशू हमारे सामने जो है वो देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था है। आप जानते हैं कि इतना बुरा हाल इस देश का 70 सालों में कभी नहीं हुआ। 23.9 पर हमारे जीडीपी पहुंच गया और पेट्रोलियम के दाम दुनिया में कम हो रहे हैं, हमारे देश में बढ़ रहे हैं, और महंगाई जो बातें कर रही है। तो ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह खराब हो गई है, आईएमएफ का लोन बढ़ गया है, जीडीपी घट गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो रहा है, जॉब्स क्रिएट होना बंद हो गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई है, बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है बेरोजगारी। तो उसको भी आप एड्रेस नहीं कर रहे। चौथी बात ये है कि सरकार ने ये कोरोना वायरस को जिस तरह से मैनेज किया है, जिस तरह से उन्होंने इसको लॉकडाउन लगाकर वो करने की कोशिश की, बिल्कुल बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया 4 घंटे के अंदर, और इतने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इतने बड़े माइग्रेंट वर्कर होंगे, इनके बारे में कोई सोच नहीं। हमको लगता है कि बगैर सोचे समझे सरकार चलाई जा रही है। और फिर आखिरी बात मुझे कहनी है कि पूरे देश के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो कोलैप्स हो गया और हम बहुत तेजी के साथ में फांसीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अब हमारी जनता को, बंगाल की जनता के सामने, मैंने जो आपकी रीजनल पार्टी है जो सत्ता में इस वक्त मौजूद है टीएमसी, उसकी भी आपको बताया 10 साल में इन्होंने क्या किया। 10 साल पहले बंगाल कहाँ खड़ा था और 10 साल के बाद बंगाल कहाँ खड़ा है, ये यार्डस्टिक पर हमको देखना है। और दूसरा ये कि एनडीए सरकार या बीजेपी की सरकार ने 6 साल में देश का जो दिवालिया निकाल दिया है हर क्षेत्र में, चाहे लोकतंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे रूल ऑफ लॉ के क्षेत्र में देख लीजिए, माइनॉरिटीज, दलित, महिलाएं सब परेशान, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ हम समझते हैं, हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ के आने वाले इलेक्शन में एक भूमिका निभाएगी अपनी, और हम पब्लिक के सामने ये बताएंगे कि आपको ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहिए जिनके पास एक डेवलपमेंट क्लियर कट ट्रांसपेरेंट एजेंडा हो। 2021 के इलेक्शन में आपकी पार्टी WPI कितने बंगाल में कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है? और आपने कहा कि टीएमसी बीजेपी दोनों ही नाकिस है, तो आप लोग क्या बंगाल में अपने आप को विकल्प समझते हैं बंगाल की जनता के लिए? लेकिन हम एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है दूसरी पार्टियों के साथ में, जो इन दोनों से अलग होगी पार्टी, इनसे बातचीत चल रही है। अभी हम उसके पत्ते खोलेंगे नहीं इस वक्त आपके सामने, क्योंकि जाहिर है कि अभी तो ये बातचीत के मरहले में है मामला, लेकिन हम एक ऑल्टरनेटिव लाने की कोशिश करेंगे और हमारा जो रोल होगा, हमारा ये योगदान होगा। जाहिर है कि हमारी पार्टी, हम ये नहीं कहते कि हम एक पूरे आपके स्टेट के अंदर एक सिंगल विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहते, ये दावा नहीं हमारा, लेकिन हम एक विकल्प खड़ा करेंगे और वो विकल्प इन दोनों से अलग होगा। एक बात ये कही थी कि यहाँ पर इलेक्शन आइंदा 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं।
और इलेक्शन जब हो रहे हैं तो जनता को ये जानने का हक है कि जो लोग पावर में आना चाहते हैं उनके सामने डेवलपमेंट का क्या परसेप्शन है, क्या नक्शा है। तो टीएमसी है यहाँ पर रूल कर रही है पिछले 10 साल से, तो हमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, वो वादे कितने पूरे किए। तो पहली बात तो ये सामने आ रही है कि ये सरकार ने ये वादा किया था कि हम एक करप्शन फ्री सरकार थे, लेकिन करप्शन के 2 बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। एक शारदा स्कैंडल था जो आप देख चुके हैं, और एक अम्फान का जो अभी साइक्लोन से मुतालिक जो 6000 करोड़ से ज़्यादा का जो स्कैंडल सामने आया, ये इनके परफॉर्मेंस को जाहिर करता है कि आपने पैसा तो दिया पब्लिक के, जो लोग मुतासर हुए, जो लोग अफेक्टेड हुए, लेकिन वो गया टीएमसी के वर्कर के जेब में। तो ये करप्शन के मामले पे ये सरकार भी वहीं खड़ी है जहां और सरकारें खड़ी। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक के जो रियल मुद्दे हैं, रोजी रोटी का मसला है, हेल्थ का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, खेती बाड़ी के मसाइल है, किसानों के, मजदूरों के मसाइल। इस संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं ये टीएमसी की सरकार के 10 साल, तो हमें कोई तब्दीली, कोई ऐसा नजर नहीं आती है कि समाज में कोई तब्दीली आ गई। पहले जो सरकारें थी 14 साल वामपंथी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। ये सरकार के आने के बाद से यहाँ का डेवलपमेंट का ग्राफ आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि नीचे ही है। तो ये एक दूसरा इशू है जिस पर हमको टीएमसी सरकार को जज करना चाहिए। तीसरा इशू ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा पब्लिक के सामने जो है वो रोजगार का मुद्दा है। हम ये देखते हैं कि पिछले 10 साल में टीचर के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं, यानी जाहिर यहाँ पे टीचिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण रोजगार का वो है, रास्ता है जिसके जरिए से लोग आते हैं रोजगार में, लेकिन इन 10 सालों में नया रिक्रूटमेंट आपने नहीं किया, मतलब ये कि वो रास्ता भी आपने बंद कर दिया। तो ये अगर हम इन चीज़ों पर देखेंगे, और कोरोना का जब ये मामला आया तो उसको भी जिस तरह मैनेज करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं किया। इसी तरह से हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बीजेपी, अब जाहिर है कि अब यहाँ पे बीजेपी ये कह के आ रही है, या एनडीए की पार्टी यहाँ ये कह के आ रही है कि हम टीएमसी का विकल्प है। अगर आप टीएमसी का विकल्प है तो हम ये भी जज करना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 6 साल से मौजूद हैं, आपने सिर्फ नारे दिए लोगों को, जुमले दिए लोगों को कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन आप जानते हैं कि वो पिछले 5 साल जो गुजरे उसमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और फिर दूसरी बात ये कि हमारा देश की जो पहचान है वो ये कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन पिछले 5-6 साल से लोकतंत्र का गला घोटने की जो कोशिश सरकार कर रही है, इसका कोई आपको हमारी 70 साल की हिस्ट्री में कोई और चीज नहीं। देखिए, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और असेंबली, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा है जुडिशरी, और चौथा जो है उसको हम कहते हैं मीडिया। लेकिन आप देखिए इस सरकार ने पहले तो लेजिस्लेचर को साथ जो ट्रीटमेंट किया वो आप जानते हैं कि ठीक है, लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी नहीं है। तो आप जो पब्लिक से इंटरेस्ट में जो पॉलिसियां बनाते हैं, इस सरकार ने अभी 2 बिल अभी इस रीसेंट सेशन में पास किए, 2 बिल मतलब 2 इश्यूज पे बिल पास किए। एक एग्रीकल्चर पे 3 बिल पास किए, और किसानों के आपके मजदूरों से कुछ बिल पास किए। लेकिन उस बिलों के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ है, ऐसा लगता है नहीं कि हमारी पार्लियामेंट कोई डिबेट का और कोई यानी बातचीत का कोई माध्यम है। वहां तो आपकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, वहां आपने एक डंडे से पास कर दिया। लोग जब आप राज्यसभा में आए तो आपने राज्यसभा में कैसे मैनेज किया? पब्लिक हंगामा हो रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, आपने लोगों को बात करने का मौका दिया, वॉइस वोट करवाया, उसी हंगामे के अंदर कर दिया, मंजूर हो, पास हो गया। जिनसे मुताल्लिक बिल आपने पेश किया एग्रीकल्चर से मुताल्लिक, उनके लोगों से बात नहीं की, किसानों से बात नहीं की, किसानों की संस्थाओं से बात नहीं की, लेबर से मुताल्लिक बिल आपने पेश किया, ट्रेड यूनियन से बात नहीं की, मजदूरों से बात नहीं की।